So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise SS705. सी तो इधर भी जो है SS705 कैसे चलेगा, ये पर्टिकुलर नोट्स है। इस नोट्स को देखकर ये नोट्स बनाए गए हैं और सिंस मैं हर जगह बताता ही हूँ कि इधर क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि बहुत पूरा ही ऑक्यूपाइड रहता है। तो एक तरीके से जो हमको लाइन डायग्राम हो, जो भी एक स्ट्रेच करके कोई सी चीज़ को लिखना हो इलेबोरेटिव मैनर में या थोड़ा सा बर्ड आई व्यू में अगर किसी चीज़ को लिखना हो तो लिख नहीं पाते हैं। तो इसी ही कंटेंट को इधर इनकॉर्पोरेट किया गया है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। पहले तो हम नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम जो है क्वेश्चंस साथ में करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी अप टू नवंबर 20 के एग्जामिनेशन तक, मतलब कि ये जो भी एग्जाम्स मतलब जो भी क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि भैया चलो नोट्स में जो दे के रखा है वो ही क्वेश्चंस में है, तो हम नोट्स भी पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि एंड टाइम पे आप क्वेश्चंस या नोट्स किसी दोनों चीज़ में से किसी एक को उठा पाओगे, हार्डली आप 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ऐसे 705 में, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो बात कर रहा है मॉडिफिकेशन की। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यही टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इधर भी दिया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन प्लस टेबल। ठीक है, ये नीचे हम टेबल भी इसको चेक कर देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, फिर सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ा, तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन विद एग्जाम्पल्स प्लस एंड रिस्पॉन्ड टू सच सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर इन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, पर अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखो तो ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बेसिस ऑफ ओपिनियन में कैसे चीज़ों को लिखोगे, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर में कैसे पर्टिकुलर चीज़ों को लिखोगे। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन आता है और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में हम जो 701 में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ा था वो इधर हम पढ़ लेंगे। 700 में हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ा था, वो इधर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में इशू होती है। सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग मटेरियली मिसस्टेटमेंट विच हैविंग अ परवेसिव इफेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसका परवेसिव इफेक्ट है। अगर परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स, नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो क्या है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स, और परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन है। दूसरा है ऑडिटर इज नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर मटेरियल इन नेचर एंड इट इज हैविंग परवेसिव इफेक्ट। तो डिस्क्लेमर जाएगा, अगर परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड जाएगा। मतलब कि दो चीज़ें, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिले। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर उसका परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स है, अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड है। और अगर ऑडिटर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया, पर ये ट्रांजैक्शन मटेरियल थे। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है। अब मटेरियल के साथ साथ अगर वो परवेसिव है तो डिस्क्लेमर चले जाएगा, मतलब कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर मटेरियल बट हैविंग परवेसिव इफेक्ट, तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर जाएगा और परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर ये तो हमने चार्ट फॉर्म में पढ़ा, थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़े तो ऐसा लिखा पड़ेगा, व्हेन ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, व्हेन ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो व्हेन ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आप ये चार्ट देखते देखते समझो। व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence and auditor conclude that the possible effect of undetected misstatement, auditor unable to get sufficient and appropriate audit evidence और auditor conclude कर रहा है कि the possible effect, अभी the possible effect बोला है। ठीक है,
कि हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं और ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि मेरे को ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं, बट दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, और जो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा। तो व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि जो पॉसिबल इफेक्ट है ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, कि मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं और जो नहीं मिले हैं ना तो उसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव है। अब सी इसमें इतना टाइम इसमें लगा रहे हैं ताकि फिर ठीक है एक बार एक बेस अगर अच्छा हो जाता है तो फिर हम बेटर तरीके से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो टेबल पढ़े तो देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर परवेसिव इंपैक्ट है एडवर्स, परवेसिव नहीं है क्वालिफाइड। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं फॉर मटेरियल ट्रांजेक्शन, तो ऑडिटर इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर मटेरियल, और ऑडिट कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। चलो ये हमने पढ़ लिया, अब सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन ये पर्टिकुलर चार्ट में नहीं था और इस पर क्वेश्चन है सेपरेट, क्वेश्चन नंबर 161 वो हम देखेंगे, सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ जाता है। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, और मॉडिफाइड ओपिनियन में तीनों चीज़ आती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ठीक है, तो अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं, वही जैसे अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इट हैज़ परवेसिव इफेक्ट, तो एडवर्स हो जाएगा, परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड होगा। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन हो गए, तो अगर ऑब्टेन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो टू कंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कि ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, अब सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, और अगर अप्रोप्रिएट है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहला रीजन सर्कमस्टेंस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन का ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएट है तो मॉडिफाइड है, अप्रोप्रिएट है तब भी मॉडिफाई हो जाएगा अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है विद द एफआरएफ। द अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएट है या अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है बट नॉट कंसिस्टेंट विद द एफआरएफ। सेकेंड, डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ नॉट गिवन, तो डिस्क्लोजर जो एफआरएफ के अकॉर्डिंग चाहिए था वो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट है, और अगर अप्रोप्रिएट है बट वो कंसिस्टेंट नहीं विद द एफआरएफ, तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अप्रोप्रिएट, और अगर अप्रोप्रिएट है तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट बट नॉट कंसिस्टेंट विद द एफआरएफ। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। और एक बार डिस्क्लोजर के रिक्वेस्ट में, तो डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ इज नॉट गिवन, तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है एफआरएफ से और डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ नहीं दिया गया है। आती है बात इस पॉइंट की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, देखो ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन हो गए हैं, सिंपल सी बात है कि अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं तो क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे दे पाओगे, कैसे देते हैं आप मॉडिफाइड ओपिनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इम्पैक्ट आपका परवेसिव है तो एडवर्स है, और नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड है। दूसरा होता है ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन नहीं हुए टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो देखो दो चीज़ से आप क्वालिफाइड बता सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि हमको कुछ गलत मिला है, मतलब ऑडिट एविडेंस हमको ऑब्टेन हुए हैं और ऑब्टेन करके हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मतलब कि हमको ऐसी चीज़ पता चली है कि जिससे मेरे को दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो क्या क्या मिला है आपको, ठीक है, तो वही ड्यू टू फॉलोइंग रीजन कि अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर द एफआरएफ, डिस्क्लोजर जो है एज पर एफआरएफ दिया नहीं गया है, तो ये मेरे को गलत मिला है। और एक चीज़ होती है कि मेरे को सही नहीं मिला है, तो ऑडिट एविडेंस नहीं मिला टू कंक्लूड कि सब सही है, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, नॉट ऑब्टेन टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एक होता है कि गलत मिल गया मेरे को जिससे प्रूव हो रहा है, और एक हो रहा है मेरे को सही नहीं मिला। ठीक है, तो इधर सर्कमस्टेंसेस गया है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है,
सबसे पहले लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। देखो गलत मिला है तो हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी और डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इधर है कि ऑडिट एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिट एविडेंस हमको नहीं मिले जिससे मैं ये शो कर पाऊँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिट एविडेंस नहीं मिले ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मॉडिफाइड ओपिनियन के सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि या तो मेरे को कुछ गलत मिल जाता है तो मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, ठीक है, और या तो मेरे को जब कुछ सही नहीं मिलता है तो मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ। अब गलत मिलता है तो मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे ये रीजन्स है। और अगर मेरे को सही नहीं मिलता है तो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे कि कारण है लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर दी तो मैं मिल ही नहीं पा रहा है, मेरे को कुछ मिल ही नहीं पा रहे हैं सबूत जिससे मैं ये बता पाऊँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट कुछ सर्कमस्टेंसेस है बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल। एक तो है एंटिटी के कंट्रोल में लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। अब एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है सर्कमस्टेंसेस, तो सर्कमस्टेंस नॉट इन एंटिटी कंट्रोल और सर्कमस्टेंस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है। तब जैसे कि लिमिटेशन इम्पोज बाय ऑडिट मैनेजमेंट, तो सिचुएशन क्या होती है कि मैनेजमेंट प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम इन्वेंट्री काउंटिंग। मैनेजमेंट ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंट करने से रोक रहा है, तो ये लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से रोक रहा है, तो लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। ये लिमिटेशन इम्पोज कर दी तो ये कारण बन गया है कि मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हो रहे हैं, जिससे मैं कंक्लूड करूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा है सर्कमस्टेंस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल। सर्कमस्टेंस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल का मतलब है कि जैसे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ सर्कमस्टेंस जो एंटिटी के कंट्रोल से ही बाहर है, जैसे कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रिकॉर्ड सीज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो सर्कमस्टेंस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल, एंटिटी क्या करेगी उसमें, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंटिटी क्या करे, रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज कर लिया, एंटिटी क्या करे। सर्कमस्टेंस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, तो सर्कमस्टेंस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, तो सर्कमस्टेंस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क से। अब सर्कमस्टेंस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क कैसा है, जैसे कि एंटिटी रिक्वायर्ड टू यूज इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट एंटिटी। एंटिटी को यूज करना है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट एंटिटी, ठीक है। और ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएट एंटिटी टू चेक अप्रोप्रिएटनेस। मतलब एंटिटी ने यूज करा है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसोसिएट एंटिटी के लिए, अब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएट एंटिटी। मतलब तुमने इक्विटी मेथड अडॉप्ट करी है, अब ऑडिटर चेक कर रहा है तो उसको कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, कुछ उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब ये सिचुएशन आ गई, तो ये नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क। दूसरा एक और था एग्जाम्पल कि ऑडिटर ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्टेन मैटर बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले ऑन दैट मैटर। ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने ऑब्टेन करा, पर वो तो नेसेसरी एविडेंसेस है ना, उसको देखने के लिए मुझे जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में देख रहा था, पर उस मैटर पे मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो हो गया कि सब आपको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करी एंटिटी ने, पर आपको कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दूसरा, ऑडिटर ने ऑब्टेन करा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्टेन मैटर, पर उस मैटर पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही हो गया कि एंटिटी इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करिए एसोसिएट एंटिटी में, पर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड। फिर आती है बात टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। ये हो गया टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क, मतलब कि इन द सेंस किधर क्या बोला है, ड्यू टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क, तो सर्कमस्टेंस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क, ऑडिटर अपॉइंटेड टाइम बियॉन्ड इन्वेंट्री काउंटिंग, मतलब कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है बियॉन्ड इन्वेंट्री काउंटिंग के बियॉन्ड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब कि इन्वेंट्री काउंटिंग हो चुकी है और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब देखा जाए तो टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, सर्कमस्टेंस रिलेट टू टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, तो टाइमिंग इतना लेट है, अब क्या करें। फिर आती है बात एक और एग्जांपल कि ऑडिटर फाइंड दैट सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो ऑडिटर ने फाउंड करा है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट तो ये है, पर निकला ये है कि एंटिटी के कंट्रोल सफिशिएंट नहीं है। तो क्या लिखा है, ऑडिटर फाइंड दैट सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट रीजन इज एंटिटी कंट्रोल सफिशिएंट नहीं है। तो चार रीजन है
जो ये शो कर रहे हैं, मतलब कि ऑडिटर पहले से ही रॉन्ग पाथ पे है, तो रॉन्ग पाथ पे मतलब कि वो खुद बोल रहा है कि सब्सटैंशियल प्रोसीजर जो है सफिशिएंट नहीं है पहले देखे, बट एंटिटी कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव, ये ऑडिटर पहले से ही रॉन्ग पाथ पे है, तो उसको एविडेंस कैसे मिलेगा। तो ये 4 सिचुएशन है जब हम बोल सकते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क। तो देखो सिंपल सी बात है, फटाफट देखते हैं कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ या तो मेरे को सब कुछ, या तो अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में गलत मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे को गलत मिल गया है कि और इससे मेरे को दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, और उसका अगर परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स, नहीं है तो क्वालिफाइड। और एक मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सही नहीं मिला, तो सही नहीं मिला मतलब कि सभी ऑडिट एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड, मेरे को कुछ मिला ही नहीं टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, सब कुछ अच्छा मैं बता सकूँ, ऐसा मेरे को कुछ सही नहीं मिला। तो जब ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जब ऑडिट एविडेंस मिला है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बुरा मिला है, तो जैसे कि रीज़न कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये तो इनअप्रोप्रिएट है, तो ये मेरे को दिख गया, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है पर वो कंसिस्टेंट नहीं है FRF के, तो ये मेरे को दिख गया। दूसरा है कि डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड, जो डिस्क्लोजर जो जरूरी था एज पर दी FRF वो ही नहीं मिला है, तो सॉरी डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय FRF, तो ये दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि डिस्क्लोजर जो FRF के अकॉर्डिंग चाहिए था वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इनकन्सिस्टेंट है FRF के, और डिस्क्लोजर भी एज पर FRF नहीं दिया गया है। दूसरा है कि आपको जो है सब कुछ अच्छा नहीं मिला ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इस कारण से, जैसे लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर दी, सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द एंटिटी कंट्रोल, सर्कमस्टेंस रिलेट टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क। अब समझो, ठीक है, लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, तो लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट में क्या, तो लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम इन्वेंट्री काउंटिंग, ये लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट प्रिवेंट ऑडिटर फ्रॉम एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। दूसरा है सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द एंटिटी कंट्रोल, सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द एंटिटी कंट्रोल में क्या है, जैसे कि रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो सर्कमस्टेंस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल की रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और दूसरा रिकॉर्ड सीज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो हो गया रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रिकॉर्ड सीज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तीसरा हमारा आता है सर्कमस्टेंस इन रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, तो सर्कमस्टेंस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क में क्या है कि एंटिटी को इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर करनी थी, एंटिटी को यूज़ करना था इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बट इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ नहीं करी, ठीक है, और यूज़ करना था, और ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएट एंटिटी, तो एंटिटी को यूज़ करना था इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसोसिएट एंटिटी में, ठीक है, तो एंटिटी ने यूज़ किया है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसोसिएट एंटिटी में, बट ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं। दूसरा, ऑडिटर ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन सच मैटर, किसी मैटर पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले हैं पर उस मैटर पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, एक तो इक्विटी मेथड हो गया और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरे की बात करें तो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो बियॉन्ड है, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो बियॉन्ड द इन्वेंट्री काउंटिंग है। फिर ऑडिटर फाइंड दैट सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट एंटिटी कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हमको मिल रही है। अब समझो कि जब हमने समझा कि जब जैसे कि अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझने का है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कैसे कर दी कि आप इन्वेंट्री काउंटिंग से प्रिवेंट कर रहे हो ऑडिटर को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से ऑडिटर को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या डायरेक्ट ओपिनियन थोड़ी ना दे देगा, ऐसे केस में रिस्पॉन्स क्या है, उसी रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स की बात करें कि ऐसे रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स ये है कि हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो लिमिटेशन लगाई है वो रिमूव कर दो। तो अगर मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दी रिक्वेस्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, TCWG को कम्युनिकेट करोगे। अगर TCWG इन्वॉल्व नहीं है इन मैनेजमेंट तो TCWG को कम्युनिकेट करोगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है, तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, और अगर उसको आपको वहाँ से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं मतलब कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, मतलब अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। अब ये जो है नहीं मिल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है, तो ऐसे केस में जो है और क्वालिफिकेशन इनफ नहीं होगा, तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन चले जाएगा, ठीक है। तो समझो हमने मैनेजमेंट को बोला कि यार, मैनेजमेंट को बोला कि आप रिमूव कर दो, मैनेजमेंट ने अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी रिमूव कर रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो हम कम्युनिकेट करेंगे सबसे पहले TCWG को, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कम्युनिकेट किया TCWG को,
फिर उसके बाद एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दूसरे तरीके से लिए, मिल गया था, अच्छी बात है। कल को नहीं मिले, ठीक है, तो ये अनडिटेक्टेड स्टेटमेंट है और इसका इम्पैक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है और साथ ही साथ इसका और क्वालिफाइड मैटर इजंट इनफ, तो फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन चले जाता है। पर जब मटेरियल एंड परवेसिव है और क्वालिफिकेशन इज नॉट इनफ, तो ऑडिटर एक बार देखे कि विड्रॉल के पॉसिबल है क्या एज पर द लॉ, और एज पर द लॉ अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो वो जो भी कम्युनिकेट कर देगा TCWG को। अगर उसको लग रहा है कि निकलना बेटर है, ओपिनियन देने से पहले तो बेटर है कि मैं निकल जाऊं, तो अगर विड्रॉल पॉसिबल एज पर द लॉ रेगुलेशन, तो कम्युनिकेट कर देगा मैटर, जो मैटर विच राइट्स टू मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो सारे वो मॉडिफिकेशन के मैटर जो है कम्युनिकेट कर देगा TCWG को। पर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि ऐसे केस में आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दो। चलो, अब पर्टिकुलर चार्ट है, ये भी लंबाई है, ऐसे है थोड़ा सा बड़ा है, इस पर हमको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो फुल फ्लेज करना रहेगा, तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा है, इस पर क्वेश्चन रहेंगे, बट हाँ जब नेक्स्ट टाइम इसके रिविजन आएंगे तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे। ओके, अब उस चीज़ को मैं इससे तो लिंक कराने से रहा था क्योंकि इधर तो चार्ट्स देखे नहीं रखे थे, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो कंसीडरेशन वाइल इशूइंग मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वालिफाइड ओपिनियन देखते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन देखते हैं। अब इधर मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ कंसीडरेशन से जो इधर बात हो गई थी, कंसीडरेशन से क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा और डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा। सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, तो आप हेडिंग में लिख दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर ड्राफ्टिंग क्या लिखोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दो तरीके से हो सकता है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेट है और सफिशिएंट और उसका इम्पैक्ट मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन बाय रीजन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इसमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी, कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन बाय मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, तो इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन मतलब कि ऑडिटर का ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑडिटर के हिसाब से। अब देखो क्वालिफाइड ओपिनियन में तो आप ओपिनियन देते हो, एडवर्स में भी ओपिनियन देते हो, डिस्क्लेमर में आप ओपिनियन नहीं देते हो, ठीक है, तो इधर तो आएगा इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। देखो एडवर्स में भी इन द ऑडिटर्स ओपिनियन आया, पर इधर नहीं आया, डिस्क्लेमर ओपिनियन में लिखा हुआ ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से एक्सेप्ट कुछ मैटर है जिसका इफेक्ट डिस्क्राइब करा गया है इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, मतलब कि इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब करा है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, ऑडिटर्स के ओपिनियन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुए हैं फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है फेयरली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या बोला है कि इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो डिस्क्राइब्ड है बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द FRF, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द FRF, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF। अब इधर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, या अपन बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF। तो वो देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बने हैं कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क से बने हैं। फेयर प्रेजेंटेशन है तो हमको ये लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क पर हमको ये लिखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद FRF। जब हमने देखा ये तब होगा जब क्वालिफाइड ओपिनियन हो रहा है बाय मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, और क्वालिफाइड ओपिनियन हो रहा है बाय इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्वालिफाइड ओपिनियन जा रहा है बाय इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर। ऊपर क्या बोला था, डिफरेंस ये है
कि इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड, इधर ऐसा है क्योंकि आपको एविडेंस मिले नहीं है, तो इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर जो डिस्क्राइब्ड है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड सेक्शन में, और बाकी सब चीज़ें कॉमन है। तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जो ड्राफ्टिंग कैसे होनी है और इधर ड्राफ्टिंग कैसे होनी है वो हमने समझा। फिर आती बात एडवर्स ओपिनियन में, तो आप एडवर्स ओपिनियन बोलोगे और इसमें जो है इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ, इधर बोला है इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट, मतलब कि ऑडिटर ओपिनियन एक्सेप्ट इसको छोड़ के ऑडिटर ओपिनियन में देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रिपेयर हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में, तो फेयरली प्रिपेयर हुए हैं, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर हुए हैं, तो ऑडिटर के हिसाब से सब कुछ सही हुआ है। पर एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब कि उसको छोड़ के बाकी सब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रिपेयर हुए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। पर इधर क्या बोल रहा है, इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ, उधर था कि उसको छोड़ के बाकी सब सही है, इधर बोल रहे हैं कि इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ, उसके कारण, मतलब कि उसको छोड़ के नहीं, वो ही एक मेजर कारण है, तो इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इतना है, तो इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेस ऑफ एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट फेयरली, तो इधर तो आएगा ही आएगा। चलो उसका काम नहीं था तो इधर लिख दिया मैंने कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रिपेयर फेयरली, उस पर्टिकुलर चार्ट का वैसे भी काम नहीं आ रहा था वो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। जब फेयर प्रेजेंटेशन है तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट प्रेजेंट फेयरली, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आप लिख दोगे कि नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। चलो तीसरा केस आता है डिस्क्लेमर ओपिनियन में, तो उसमें ओपिनियन सेक्शन में क्या जाएगा कि इन द ऑडिटर्स ओपिनियन तो जाएगा ही नहीं, लिखा हुआ है ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साफ लिख देंगे कि ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ, इधर भी बिकॉज ऑफ है, इधर भी बिकॉज ऑफ है, ऑडिटर डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, इधर बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन। फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ बोलने का ही नहीं है। द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ एन ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या बोला है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ एन ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। तो मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाया टू प्रोवाइड अ बेसिस कि मैं ऑडिट ओपिनियन दे सकूँ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस ओपिनियन देने के लिए आपको कुछ एविडेंस चाहिए, तो ऑडिटर वो एविडेंस नहीं गैदर कर पाए, ये हमने पढ़ लिया है ड्राफ्टिंग में। बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में 4 चीज़ें जाएगी। ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, तो जो ऑडिट हुआ है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे हुआ है। ऑडिटर ने कंप्लाई करा है एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, तो ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, तो ऐसे एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस है। रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट सेक्शन दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में रेफरेंस जाएगा टू ऑडिटर्स रिपोर्ट सेक्शन दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, उस ऑडिट रिपोर्ट में एक रेफरेंस जाएगा, ठीक है, रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिपोर्ट सेक्शन, एक रेफरेंस जाएगा टू द ऑडिटर रिपोर्ट सेक्शन दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट सेक्शन दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपको ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना है तो आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस में देख सकते हो, तो वो रेफरेंस जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस किसका जाएगा, रेफरेंस टू ऑडिटर रिपोर्ट सेक्शन, उसी रिपोर्ट का एक सेक्शन है, उस सेक्शन का रेफरेंस जाएगा जिस सेक्शन में ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब्ड है। और ऑडिटर बिलीव दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर बिलीव करता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब देखो यही चीज़ बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में अगर एडवर्स ओपिनियन होता है तो अमेंड नहीं होती ये वाली चीज़, ठीक है, अमेंड हो जाती है, ठीक है।
चेंज हो जाता है। और जब डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो सबसे पहले तो यही चेंज हो जाता है कि ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करे हैं। दूसरा हो गया रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट का रेफरेंस, ऑडिटर रिपोर्ट के सेक्शन का रेफरेंस, तो रेफरेंस भी नहीं जाता है। बट हाँ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंड हो जाती है जो है डिस्क्लेमर के केस में। और की ऑडिट मैटर वाला सेक्शन नहीं जाता, ये भी याद रखना, की ऑडिट मैटर का सेक्शन नहीं जाता अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एसएस के अकॉर्डिंग हुआ है, एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस करा है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस जाता है, इधर भी जाता है पर इधर नहीं जाता है, डिस्क्लेमर में नहीं जाता है। फिर ऑडिटर ने ऑब्टेन करे है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन देने के लिए एविडेंस उनको मिले हैं, तो इधर भी जाएगा, इधर थोड़ा सा अमेंड हो जाएगा और इधर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि इधर तो एविडेंस ही नहीं मिले हैं और की ऑडिट मैटर भी नहीं जाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट अपन देखते हैं। क्या बोला है, कंपनी हैज़ बिन अनेबल टू रीनेगोशिएट और ऑब्टेनिंग रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, मतलब क्या बोला है कि कंपनी जो है वो रीनेगोशिएट नहीं कर पा रही है और रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग नहीं कर पा रही है। ये जो सिचुएशन है कि उसको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ना तो उसको फाइनेंस मिल रहा है ना तो वो जिसको पैसे देने हैं उसके साथ नेगोशिएशन प्रॉपर्ली कर पा रही है, दोनों तरफ से कंपनी की बैंड बजी है। दिस सिचुएशन इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये जो सिचुएशन है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो सिचुएशन है इंडिकेट कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है और डाउट है गोइंग कंसर्न के ऊपर, एंड देयरफॉर द कंपनी में बी अनेबल टू रियलाइज दिस एसेट, तो इसलिए जो है कंपनी जो है रियलाइज नहीं कर पा रही एसेट्स को। रुको मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अब दिखेगा। ओके ठीक है, तो कंपनी रीनेगोशिएट नहीं कर पा रही, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग नहीं कर पा रही है। ये सिचुएशन जो इंडिकेट करता है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी इंडिकेट करता है ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड देयरफॉर कंपनी में बी अनेबल then therefore company may be unable to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business, and therefore company may be unable है to realize its asset and discharge its liability in normal course of business, company unable to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business। ठीक है, और ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स देयर टू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स देयर टू डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है कि रीनेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी जो है वो पर्टिकुलर नहीं, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग भी नहीं मिल रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है ऑन गोइंग कंसर्न, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी एसेट को, ठीक है, और डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं लाइबिलिटी को। जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करा है। अब देखो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करा है तो ऐसे केस में क्वालिफाइड ओपिनियन चले जाएगा। मतलब कि अगर आपने थोड़ा बहुत करा है वो डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट, आपने पूरा डिस्क्लोज नहीं करा है फैक्ट को, तो समझो हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर जाने के लिए भैया सबसे पहले तो आपके पास सर्कमस्टेंस होना चाहिए जिस सर्कमस्टेंसेस पे आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। तो मेरे को बताओ कि डिस्क्लोजर पूरा नहीं करा तो ये क्या सर्कमस्टेंसेस में आता है। देखो हमने पढ़ा था कि डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ अगर नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है और देना जरूरी था तो ऐसे केस में तो एडवर्स ओपिनियन जाता है, पर अगर आपने दिया है पर फुल्ली नहीं दिया है तो ऐसे केस में क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या शो कर रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हैज़ अ परवेसिव इफेक्ट। तो मेरे को बताओ ये भी चीज़ समझने की बात है कि गड़बड़ है और डिस्क्लोज कर दिया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, तो ऐसे केस में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा। समझो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, तो जाके क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। अब मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ थी पर उसको डिस्क्लोज कर दिया, तो जब सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है तो जब पूरा ही डिस्क्लोज कर दिया है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ भी छुपाया नहीं गया। तो इधर अगर हम देखें तो डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो था क्योंकि पूरा नहीं बताया, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ था। परवेसिव इफेक्ट नहीं है उसका क्योंकि पूरा नहीं बताया पर आधा अधूरा बताया, तो उसका परवेसिव इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में क्वालिफाइड ओपिनियन चले जाएगा। पर अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं करा है तो फिर जो है पूरा का पूरा इसका तो परवेसिव इफेक्ट है, तो ये एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो हमने बात कर ली, ठीक है, इसकी। अब
तो एक चीज़ तो ये नोट करने की है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है और अगर डिस्क्लोज करा है, गड़बड़ है और डिस्क्लोज करा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है, मटेरियली मिसस्टेटमेंट नहीं मानेंगे ऐसे केस में, क्योंकि डिस्क्लोज तुमने करके रखा है। आधा अधूरा डिस्क्लोज है तो क्वालिफाइड ओपिनियन है, और डिस्क्लोज ही नहीं करा है तो एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन है। अब समझो कि अगर कोई सी सिचुएशन जो इंडिकेट करती है मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कि सिचुएशन जो इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो सिचुएशन है जो इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी विच मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, वो कास्ट करता है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो एक सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एक डाउट क्रिएट करता है ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कि हम गोइंग कंसर्न जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे केस में एज पर 570 ऐसे केस में एज पर 570 हमको एक्सप्रेस कर देना चाहिए क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू 705। ठीक है, तो सिचुएशन जो बोलता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो सिचुएशन जो इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी डेट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो एज पर 570 एक्सप्रेस कर दो क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डिंग टू 705 एंड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट स्टेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, और साथ ही साथ आपको बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है डेट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, और आपको लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली मैटर को डिस्क्लोज ही नहीं करा है, मतलब कि आप तो पहले अपना ओपिनियन दे दोगे, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डाउट है ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे केस में आपने अपना ओपिनियन तो दे दिया क्वालिफाइड या एडवर्स जो भी है, फिर आपको बेसिस में लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ये आपको जो है ओपिनियन देने के बाद बताना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करा गया है। ठीक है, अब कुछ इन डेज के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि अबाउट इन डेज जो कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में आर नॉट एग्जेम्प्टेड, अगर इन डेज के बारे में कुछ जानकारी है कि कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है वो एग्जेम्प्ट नहीं है फ्रॉम कंप्लाइंग विद इन डेज, मतलब उनको इन डेज तो लगेगा। उसकी मॉनिटरी लिमिट क्या है इन डेज की एप्लीकेबिलिटी की, तो उसकी मॉनिटरी लिमिट जो है उसको हम जो है एप्लीकेबिलिटी इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन डेज में हम ये सब चीज़ें देख लेंगे। साथ ही साथ जो है इधर हमको कुछ ये चीज़ थी कि इन डेज लगाना था, अगर आपने गैप लगा दिया तो ये इन डेज और गैप ये सब FRF है। ठीक है, तो FRF इन डेज लगाना था, अगर आपने गैप लगा दिया तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन तो जाएगा ही जाएगा, और आपको जो है ऐसे 200 भी लिखना पड़ेगा कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द मटेरियल इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इधर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन चला जाएगा। ये तब है जब इन डेज की जगह गैप लगा दिया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमको और तरीके से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में भी लगता है वो कोई एग्जाम नहीं है। देखो, अगर देखा जाए तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ लिया, फिर सर्कमस्टेंसेस जब मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ जाता है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस देख लिए, और फिर उस सर्कमस्टेंसेस पे रिस्पॉन्ड क्या करना है, एक रिस्पॉन्स की बात में हमने बातचीत कर ली थी। फिर हमने एक टेबल पढ़ लिया था कि क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन में किस तरीके से ड्राफ्टिंग होगी, और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या जाएगा और एडवर्स में क्या जाएगा, डिस्क्लेमर में क्या जाएगा, और साथ ही साथ जो है हमने क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था कि जो भी वेरियस क्वेश्चन हमको जो दिखे थे, हमने सब क्वेश्चंस के बारे में बातचीत कर ली थी। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट क्या आता है, 1 सेकेंड, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर इन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। जो भी हमने बात करी कि बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन है, ये ड्राफ्टिंग पढ़ ली थी हमने। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, तो देखो ये बेसिस ऑफ ओपिनियन में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें जाती है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें जाती है, ठीक है, बट ये तो पर्टिकुलर चीज़ें जाती ही जाती है बेस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में। पर आपको अगर याद हो तो हमने लिखा था कि इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब, तो जो इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड है तो किधर डिस्क्राइब होगा वो हम आगे पढ़ेंगे।
किस तरीके से मैटर को डिस्क्राइब किया जाता है। इधर बोल के रखा है इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब। तो किधर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में, तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। तो समझो ये है डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अमाउंट में, ठीक है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अगर अमाउंट में, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डिस्क्राइब करा कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, और अगर हमको अमाउंट पता है तो हमने क्वांटिफाई कर दिया, सो क्वालिफाई की जगह क्वांटिफाई लिखना था, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और अमाउंट बता दिया, और अगर नहीं अमाउंट बता कर पा रहे तो हमने फैक्ट्स बता दिए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्वांटिफाई कर दिया है, अगर क्वांटिफाई कर सकते हैं तो नहीं तो हमने फैक्ट्स बता दिए। ये है जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट अमाउंट में है तो हमने डिस्क्रिप्शन, देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर डिस्क्लोजर में है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर डिस्क्लोजर में है तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर डिस्क्लोजर में है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटमेंट। तो हमको लिखना पड़ेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर डिस्क्लोजर में है तो हाउ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर, कि हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटेड। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोजर में है तो हमको बताना पड़ेगा कि यार डिस्क्लोजर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कैसे, ठीक है, तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है कैसे हो गया, कि आपको क्या दिखा मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोजर में, तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिस्क्लोजर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको क्या दिखा। एक तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अमाउंट में हो तो हमने अमाउंट बता दिया, क्वांटिफाई कर दिया, नहीं तो हमने फैक्ट्स बता दिए। अगर डिस्क्लोजर में है तो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखा डिस्क्लोजर में। अगर डिस्क्लोजर में नहीं है, देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि जो डिस्क्लोज चीज़ें करी हुई है उसमें ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और एक होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, कि डिस्क्लोजर में कुछ दिया हुआ नहीं है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। एक तो हो गया कि डिस्क्लोजर में दिया है, डिस्क्लोजर गिवन है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और एक है कि डिस्क्लोजर में नीडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर, ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि देखो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और एक होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, तो उसको और बेटर तरीके से कर दिया है कि डिस्क्लोजर, देखिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन गिवन डिस्क्लोजर और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो हमने नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया कि देखो यार नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपने डिस्क्लोज नहीं करा, ठीक है, ये आपने ओमिट कर दिया। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर अमाउंट में है या डिस्क्लोजर में। और एक होता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, तो ऑडिटर इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो स्टेट द रीजन, कि ऑडिटर इज अनेबल टू गेट, अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं तो एक्सप्लेनेशन, तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेशन दे दो कि ऑडिटर इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर इज अनेबल टू गेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उसका हमने एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये दे दिया। अब समझो, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अमाउंट में है तो ये हो गया, डिस्क्लोजर में है तो हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि अगर डिस्क्लोजर दिया हुआ है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है क्योंकि नीडेड इन्फॉर्मेशन था और नीडेड इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, जैसे केस में हमने नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया, और ठीक है ये कि ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं है। और साथ ही साथ अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अब समझो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। अब देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन इधर समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एडवर्स ओपिनियन में भी चेंज हो जाता है, नहीं सॉरी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एडवर्स ओपिनियन में तो चेंज नहीं होता, बट डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो रेफरेंस भी नहीं जाता है, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन की बात करें तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एक तो आपको दिया हुआ है नॉर्मल, और ये जो है वो क्वालिफाइड और एडवर्स में चले जाएगा। पर जब डिस्क्लेमर ओपिनियन है, ठीक है, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन में एक तो चीज़ है कि वो रेफरेंस नहीं जाता, ठीक है। तो एक तो हमने ही पढ़ा था, अगर आप बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस जाता है क्वालिफाइड में, एडवर्स में भी जाता है, पर डिस्क्लेमर में नहीं जाता, ये हमने पढ़ा था रेफरेंस में, ठीक है। डिस्क्लेमर में समझो रेफरेंस नहीं जाता, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का रेफरेंस नहीं जाता, पर उसका रेफरेंस नहीं जाता है, पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जाता है, उसका रेफरेंस नहीं जाएगा पर सेक्शन तो नीचे जाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में अमेंडमेंट है,
ठीक है, फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। और रही बात है कि ऑडिटर बिलीव करता है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं टू प्रोवाइड फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि एक ओपिनियन देने के लिए, कि ऑडिटर बिलीव करता है दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो ये क्वालिफाइड में भी जाएगा, एडवर्स में चेंज हो जाएगा और डिस्क्लेमर में भी चेंज हो जाएगा। ओके, इधर बोला है कि ऑडिटर बिलीव दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो इधर भी ठीक है, इधर भी यही होगा और डिस्क्लेमर में चेंज हो जाएगा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन की बात करते हैं। देखो, अब हमारा जो है चार्ट का पर्टिकुलर काम ओवर हो गया है, क्योंकि इसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के बारे में ही बात करी, ठीक है। अब ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है, ये क्या है, अगर ऑडिटर डिस्क्लेम करता है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में कुछ ये चीज़ें जाएगी, ठीक है। और अगर नॉर्मल सेक्शन है तो नॉर्मल सेक्शन में ये चीज़ें जाएगी। तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल में क्या जाता है और डिस्क्लेमर में क्या जाएगा, ठीक। तो अगले पैरा में जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया है, ठीक है। ओके, तो हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में अगर हम देखें, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। पहले में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट दैट इंक्लूड ऑडिट ओपिनियन। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और इशू करना ऑडिट रिपोर्ट दैट इंक्लूड ऑडिट ओपिनियन। रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मेरे को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, ठीक है। एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है कि रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इशू ऑडिट रिपोर्ट दैट इंक्लूड ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। अब रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन कर दो, सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तीसरा, स्टेट दैट ऑडिटर ने एक्सरसाइज करे है प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। तो एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, एक्सप्लेन कर दिया रीजनेबल एश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, और ऑडिटर ने ऑब्टेन करा है प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर ने दिया है प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करा है थ्रू आउट द ऑडिट। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के 8 पॉइंट है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के 8 पॉइंट है। तो पहला है पॉइंट जैसे कि आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। तो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहला, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू दैट असेस द रिस्क। तो आइडेंटिफाई और असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर जो है डिजाइन करे, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू दैट असेस द रिस्क, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो ये तो पूरा सीरियल वाइज हो गया, अगर देखें ये तो पूरा सीरियल वाइज हो गया। तो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिजाइन, ठीक है। तो हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई असेस करा, अब हमने जो है उस पर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने उस पर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करी एंड ऑब्टेन करा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। चलो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑडिटर है जो हमने पढ़ा। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तीसरा, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर एक्सरसाइज कर रहा है प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये 3 पॉइंट हमने लिखे। देन इसके बाद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, तो डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड सच रिस्क, ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, ये हो गया, ये हमने पढ़ लिए। 3 तो हमने ये सीरियल वाइज पढ़े। फिर जो 2 है हमने इंटरनल कंट्रोल एंड ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, ये हमने पढ़ा। फिर आता है इवेल्युएट करना
अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो इवेल्युएट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। साथ ही साथ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इवेल्युएट करना अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएटनेस, अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबलनेस और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तीन चीज़ें हैं एक साथ, एपी, एई और जीसी। और इवेल्युएट करना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ये सब हमको जो है इवेल्युएट करना है। तो इस तरीके से ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी। और रही बात कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये 3 पॉइंट और है कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है मैटर TCWG को, ठीक है। और ऑडिटर को बाकायदे की स्टेटमेंट, एक तो मैटर कम्युनिकेट करने पड़ते हैं जो मैटर अराइज होते हैं इन द कोर्स ऑफ ऑडिट टू TCWG। साथ ही साथ ऑडिटर को स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी जो है सबमिट करना पड़ता है टू TCWG। ऑडिटर हैज़ टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस टू TCWG। तो ऑडिटर जो है सेंड करता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस टू TCWG। और जो कम्युनिकेट होते हैं मैटर, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से लग रहा है सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड है, तो वो जो है एज अ डिटरमाइन करता है इसकी ऑडिट मैटर। ओके, सो हमने क्या देख लिया कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन हमने देखा, जहाँ पे हम 5 चीज़ें इनफैक्ट डालेंगे। ये 5 चीज़ें हैं, जिसमें पहले पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, दूसरे पे है एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, फिर प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जो है एक्सरसाइज करा है, तो ये स्टेटमेंट जाता है। फिर चौथा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है, दूसरा आता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, ये हमारा हो गया। फिर ऑडिटर ने स्टेटमेंट है कि ऑडिटर ने एक्सरसाइज करा है प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के 8 पॉइंट आते हैं, जिसमें 3 पॉइंट का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, पॉइंट है। फिर 2 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर है। फिर आता है AP, AE और GC के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर जो है इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ये हमने पढ़ा। फिर आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 चीज़ें कि कम्युनिकेट करना पड़ता है मैटर को TCWG को, कम्युनिकेट करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस TCWG को, कि ऑडिट मैटर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ओवरव्यू में कि ऑब्जेक्टिव के 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक्सप्लेनेशन में मटेरियल और रीजनेबल एश्योरेंस का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है कि एक्सरसाइज करा है प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ 8 पॉइंट है, जिसमें 3 पॉइंट तो थोड़े 3 पॉइंट का एक सेट है, फिर 2 पॉइंट का सेट है। और इवेल्युएट करना है AP और AE और GC को। साथ ही साथ जो है 3 पॉइंट है, जिसमें 2 पॉइंट तो ये थे कि कम्युनिकेट करना मैटर्स, ठीक है, तो कम्युनिकेट करना मैटर्स, ओके, मैटर कम्युनिकेट करना और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देना और एक की ऑडिट मैटर, ठीक है, सिलेक्ट करना, ये हो गया। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में डिस्क्लेमर ओपिनियन, जब डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में क्या चीज़ें जाती है, जिसका निमोनिक था आईसैक। सबसे पहले देखते हैं कि ऑडिट जो हुआ है वो एज पर दी ऐसे है, ठीक है, ऑडिट वॉज डन अकॉर्डिंग टू ऐसे एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद ऐसे और साथ ही साथ हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइबिंग बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, तो ऑडिट वॉज डन इन अकॉर्डिंग विद एसेस के अकॉर्डिंग हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। ऑडिट वॉज डन इन अकॉर्डिंग विद ऐसे एंड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइबिंग बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिट करता है, इशू करता है ऑडिटर रिपोर्ट, बट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड है इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, उसके कारण ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर जो है ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस है मैटर का हमने डिस्क्राइब करा है उधर। ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स। तो निमोनिक क्या है कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जाएगा, कंप्लायंस विद द कोड ऑफ एथिक्स जो हुआ है
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट डन अकॉर्डिंग विद एसे एंड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं टू प्रोवाइड अ बेसिस, एक ओपिनियन देने के लिए उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, क्योंकि वो जो कारण है, मैटर, उसका सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करा है बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन में। वहाँ पर जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो आई से है इंडिपेंडेंस, एस ए से है एसेस, एस ए ई, तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्लेमर, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन। फिर सी से है कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने डिस्क्लेमर ओपिनियन में क्या चीज़ आती है वो भी हमने देख लिया। अब जो है, अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और हम समझते हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सी, अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस में जो बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर तो सेपरेट वीडियो चले जाएगा। ठीक है, पर जो क्वेश्चन है जो हम नोट के साथ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि व्हेन शुड ऑडिटर इशू अ डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो डिस्क्लेमर ओपिनियन कब जाता है? वही जब इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इफेक्ट जो है उसका, और ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड इन स्टेटमेंट वो मटेरियल एंड परवेसिव है। तो ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल था। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था ये। और अगर ऑडिटर डिस्क्लेम करता है तो चलो ये बात आ गई, तो डिस्क्लेम करता 2-3 चीज़ तो है कि भैया की ऑडिट मैटर नहीं जाता। ठीक है, रेफरेंस इन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, रेफरेंस टू ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता, और साथ ही साथ कि ऑडिटर को ऑब्टेन करे है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो भी नहीं जाता। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर डिस्क्लेम करता ओपिनियन, तो उसको एक पैरा ऐड करना पड़ता है। ऑडिटर डिस्क्लेम करता ओपिनियन, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऐड पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन डिस्क्राइबिंग दैट ऑडिटर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अपन देख लेते हैं कि अपन ने उसको लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है हमारे इसमें, कि एक एडिशनल पैरा डालना पड़ता है। ओके, एडिशनल पैरा कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि एडिशनल पैरा है। ठीक है, कि हमने लिख लिया एडिशनल पैरा है। साथ ही साथ ऑडिटर को इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। तो ऑडिटर को ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा डिस्क्राइब अमेंड करना पड़ेगा। सी, एक तो है कि ओपिनियन में चेंज है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में एक तो रेफरेंस नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस नहीं जाएगा अबाउट दी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दूसरा कि इसको लिखना पड़ेगा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये वाला पॉइंट नहीं जाएगा कि ऑडिटर बिलीव करता है कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है टू फॉर्म बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो रेफरेंस नहीं जाएगा। और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं ये नहीं जाएगा। की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं जाएगा। अब रेफरेंस टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन नहीं जाएगा, पर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा वो तो अमेंड होगा ना, तो हमको वो सब चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो पैरा तो अमेंड होगा। और फिर वही बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन पैरा वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ओके, तो ये सब है। चलो काटो। अंडर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन व्हाट circumstances does not report the statutory auditor, in what circumstances does the report of the statutory auditor require modification। कौन कौन से circumstances है जब मॉडिफिकेशन की जरूरत हो पड़ती है। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस जब मॉडिफिकेशन की रिपोर्ट चले जाती है। वो ज़्यादा टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, और टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन की बात कर दी तो सर्कमस्टेंसेस की बात कर दी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इसमें भी तीसरा क्वेश्चन भी यही है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चौथे में भी यही बोल रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पर कुछ एक अच्छा क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन था कि ADKS एंड कंपनी LLP वो न्यूली अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ऑफ PKK लिमिटेड। ठीक है, तो PKK लिमिटेड के ऑडिटर है ADKS एंड कंपनी LLP, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिले जो उनको लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैनेजमेंट का इस पे डिफरेंट व्यू है। इट डज नॉट कॉन्कर विद द व्यू, तो मतलब डिफरेंस व्यू है। तो कंसिडरिंग दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर डिटरमाइनिंग हाउ टू एड्रेस दिस ऑब्जर्वेशन, कि ऐसे केस में आप क्या एड्रेस करें। तो वही पूरे सर्कमस्टेंसेस को डिफाइन कर दिया, जहाँ पे ए पॉइंट था कि
जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बुरा मिला है, तो ऑडिटर कंक्लूड दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन करके वो कंक्लूड करा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और एक होता है बी कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विच कंक्लूड, सही नहीं मिला है कि उसको अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कंक्लूड करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सर्कमस्टेंसेस हमने देखे, टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन देख लिया, ठीक है। तो इस पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम एक बार कट कर देते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो है क्वेश्चन लिख लिया गया है, पॉइंट लिख लिया गया है रिपोर्ट अपने नोट्स में, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला है, ऑडिटर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट बोलिए ऑडिटर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस कारण से, ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस है ना, तो किस कारण से ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इस कारण से हो सकता है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन ऑडिटर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। कि सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, ये जो अपने 3 पढ़े थे, लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, या नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। अब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो इधर आपको एग्जांपल बताना है। तो इस एग्जांपल पे क्वेश्चन था आरटीपी मई 20 में। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी काट देते हैं, ठीक है, काटा हुआ ही है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मैसेज ऑल इन वन लिमिटेड, अ डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, यू बिकम अवेयर ऑफ अ फैक्ट दैट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज इम्पोज लिमिटेशन, जो भी हमने पढ़ा था कि लिमिटेशन इम्पोज करती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके कारण आप ऑब्टेन नहीं कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो विच रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिकेट द कंसिक्वेंसेस। अब कंसिक्वेंसेस क्या है, इसकी कंसिक्वेंस क्या है, एंड योर रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन। ऐसे केस में आप इसको, अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये जो रिस्पॉन्स है इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था कि हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि वो रिमूव कर दे, अगर लिमिटेशन रिमूव कर दे अच्छी बात है, अगर रिमूव नहीं करी है तो हम TCWG को कम्युनिकेट करके एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएंगे और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेंगे। और अगर हमको नहीं मिले हैं तो वो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इम्पैक्ट मटेरियल और परवेसिव है और क्वालिफिकेशन इनफ नहीं है, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विड्रॉ करना लीगल ऑप्शन है क्या। अगर लीगल ऑप्शन है तो ऐसे केस में कम्युनिकेट कर देंगे मॉडिफाइड मैटर्स टू TCWG, और अगर विड्रॉ करना अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बेटर है कि आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दो। तो ये पूरी बातें जो है इस पूरे पेज में करी गई है, जैसा कुछ खास नहीं था। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि व्हेन ऑडिटर मॉडिफाइड द ऑडिट ओपिनियन, ऑडिटर शैल यूज द हेडिंग क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। तो ऐसे केस में ये ओपिनियन सेक्शन में यूज करते हैं। एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ द स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब कि क्या क्या ओपिनियन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, मतलब वही स्पेशल कंसिडरेशंस, ठीक है। इन ड्राफ्टिंग द ओपिनियन हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बतानी रहेगी कि जैसे कि आप क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हो, तो क्वालिफाइड में इन द ऑडिटर्स ओपिनियन जाता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैटर। अब वो क्वालिफाइड ओपिनियन 2 तरीके से, इफेक्ट ऑफ द मैटर या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर, ठीक है, और वो मैटर डिस्क्राइब्ड है बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुए हैं फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद FRF, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद दी FRF। ये सब चीज़ें है। फिर एक्सेप्ट जाता है वर्ड, वो वर्ड एक्सेप्ट यूज होता है उधर केस में, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और एडवर्स ओपिनियन में तो इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। फिर साथ ही साथ आप ये भी लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे उधर तो बोला है कि फेयरली प्रेजेंट है, इधर आप बोलोगे फेयरली प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड है इन अकॉर्डेंस विद द मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो तो जो फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो आप वैसे लिखोगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आप वैसे लिखोगे। सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क का है। फिर एक एडिशनल डिस्क्लेमर में तो इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन करके कुछ जाता ही नहीं है, डायरेक्ट बोलता है कि ऑडिटर डज नॉट फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर। अब ये बिकॉज ऑफ वाला वर्ड आ गया, ठीक है। और ऑडिटर साथ ही साथ एक एडिशनल पैरा लिखना पड़ेगा, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस
टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन, तो उसको ऑडिट एविडेंस अनेबल टू ऑब्टेन, वो ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस, ठीक है, जो एक बेसिस प्रोवाइड करे फॉर ओपिनियन। तो ये सब चीज़ें स्पेशल कंसिडरेशन में जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन था कि कंपनी इज अनेबल टू रीनेगोशिएट और रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है, जिससे सिग्निफिकेंट डाउट हुआ ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज नहीं करा, डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट। तो डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट, तो यही हमने पढ़ा था कि अगर डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, और साथ ही साथ एज पर ऐसे 570 गोइंग कंसर्न इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमने लिखा है ना कि अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑडिटर सबसे पहले एक्सप्रेस तो कर देगा क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन अकॉर्डिंगली, पर जो बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में जाएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट, यही मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ने इस मैटर को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा। तो ये एज पर 570 बोलता है कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन तो दो ही दो, जो भी क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना वो तो दो ही दो, साथ ही साथ उसमें ये भी लिखो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट डाउट था ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करे मैटर को। फिर साथ में अगर आपको ओपिनियन पैरा देना है तो आप ओपिनियन पैरा तो दोगे कि एक्सेप्ट, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन जा रहा है, ठीक है, वो क्या लिखोगे, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, ठीक है, ऑफ द इंफॉर्मेशन रेफर टू इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो यही है कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब कि एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन रेफर टू इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड इन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव दे रहा है इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, गिव करा है ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंपनी ने फिनेंशियल अरेंजमेंट करे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम ही है, बस ये है इसमें इम्पोर्टेंट कि जो है डू नॉट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसे केस में तो वही पूरा का पूरा 570 तो जाएगा ही जाएगा कि इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं पर ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो ऐसे केस में एडवर्स ओपिनियन चले जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस भी यही है, इनअप्रोप्रिएट गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन चले जाता है। फिर एक ओपिनियन पेरा है, ठीक है, तो ओपिनियन पेरा पूरा ड्राफ्ट होगा कि बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे नहीं रहे इन्फॉर्मेशन एज पर द कंपनीज एक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक सेपरेट रीडिंग मानते हैं, तो ये अगले जो 3 क्वेश्चन हैं ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये 166, 167 एंड 168, तो ये अपने आप में बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसके लिए तो इस पूरे चैप्टर के लिए सेपरेट, इस पूरे क्वेश्चन आयर के लिए सेपरेट एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 क्वेश्चन करने के अलावा भी अगर हमने ये नोट्स भी कर लिए तो इसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वो जो 3 क्वेश्चन है ना, वो 3 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि वो 3 क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको प्रॉपरली तरीके से देखेंगे। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन यही था कि एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 जो हमने बात करी थी, ठीक है, यू फाइंड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ MCA रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर Ind AS। मैनेजमेंट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग व्यू दैट सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में है, Ind AS अप्लाई नहीं होता, ऐसी कोई बात तो है नहीं, सेक्शन 8 पे भी Ind AS एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयरफॉर प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट अंडर द गैप, तो Ind AS लगाना था, गैप लगा दिया, तो ऐसे 200 तो चले जाएगा, क्योंकि ऐसे 200 में क्या है, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस लेता ना ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
दैट जो इनेबल करता है ऑडिटर को टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on whether the financial statement prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. और दूसरा, to report on financial statement and communicate as required by the SA in accordance with the audit finding. To report on, एक तो होता है to obtain reasonable assurance और एक होता है to report on financial statement and communicate as required by the SA in accordance with the auditor finding. ठीक है, तो रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसे, तो रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऐसे दोस्तों क्या बोलता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, जो हेल्प करता है, जो इनेबल करता है ऑडिटर को टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है, वो इनेबल करता है ऑडिटर को टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हुए हैं वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर हुए हैं और इन अकॉर्डेंस विद FRF प्रिपेयर हुए हैं, मटेरियल रिस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद FRF। अब सी मटेरियल, ये ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर करता है एक्सप्रेस अपना ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुए हैं मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद FRF। तो बात यह है कि मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द FRF, पर इधर तो हो ही नहीं पा रहा है ना, FRF के अकॉर्डिंग तो प्रिपेयर हुए ही नहीं है। तो क्या है कि एक बार जब रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, तो जो फिर हेल्प मिल जाती है ऑडिटर को, क्या मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया है, इनेबल करता है ऑडिटर को कि वो एक्सप्रेस कर सकता है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो प्रिपेयर हुए हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में और FRF के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुए हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट भी इशू करेगा एज रिक्वायर्ड बाय द एसे एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसे इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग। अब FRF के अकॉर्डिंग बने हैं फाइनेंशियल स्टेट, अब ओपिनियन क्या देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द FRF, पर इधर FRF तो अप्रोप्रिएट है नहीं, तो ऐसे केस में ठीक है, अब रीजनेबल एश्योरेंस तो ऑब्टेन हुआ नहीं, तो ऐसे केस में या तो डिस्क्लेम कर दे या तो विड्रॉ कर दे। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे ये क्वेश्चंस तो इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस थे, ये हो गए हैं, बट फिर भी जो ड्राफ्टिंग वाले पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो अभी भी हमको देखना बचा हुआ है, ठीक है, तो हम वो सिस्टमेटिक तरीके से देख लेंगे, राइट। बाकी के जो अगर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस तो बाकी के हो गए हैं, जहाँ पे 166, 167, 168 वो 3 क्वेश्चन अपने आप में फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगेगा जिनको करने में, ठीक है। पर इसके पहले जैसे क्वेश्चन था कि डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज द फैक्ट या डू नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, ये हमने बात कर ली, ठीक है, वो 2 क्वेश्चन थे एक जैसे, उस पर हमने बाकायदा इधर बात कर ली थी। फिर स्पेशल कंसिडरेशंस थे, उस पर हमने बात कर ली है। फिर हमने बात किया कि सर्कमस्टेंसेस की, जब सर्कमस्टेंसेस जब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ता है, उससे कुछ एग्जाम्पल्स थे, और अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज करी है तो उस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, इन सब की हमने बात कर ली है, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट वो 3 क्वेश्चन करने हैं, वो 3 क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक वीडियो बनेगा, ठीक है ना। और फिर दूसरा वीडियो जो है हमारा वो बनेगा अपना, वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ऐसे 700, पर ठीक है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कर ली है, ठीक है, बट फिर भी चलो ठीक है, उस पर सेपरेट वीडियो होगा तो कर देंगे। फिर देखिए हमारा ऑडिट रिपोर्ट जो हमको PwC की रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट को समझना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये 3 बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी हमको ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के, हमको वीडियो डालने का है, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स है, इस पर वीडियो डालने का है, तो देख लेंगे, डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप सो आपको वीडियो थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने अपना 1 घंटे 15 मिनट देखकर अगर आपको लग रहा है कि कुछ मैंने डिराइव करा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है कर दीजिएगा। और जो भी आपको लग रहा है कि बेटरमेंट वीडियो में और बेटरमेंट लाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, वो अगले वीडियोज़ में वो इनकॉर्पोरेट करना, वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी टू इनकॉर्पोरेट दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू।